स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 9th के मैथ से एक चैप्टर जिसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं, उसका अगला क्लास लेकर आपके समक्ष हैं। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज नंबर 4.3 का अगला क्वेश्चन। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है, आइए सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मस्त तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बिंदु 3, समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान बताओ। यानी ये क्या कह रहा है बेटा कि जो हमारा बिंदु है 3, वो इसी समीकरण पर स्थित है। तो अगर कोई भी इसी समीकरण के आलेख पर स्थित है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये समीकरण का आलेख हो गया, ऐसे समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये हमारे समीकरण का आलेख हो गया, ठीक है, इसी पर बिंदु कहीं है 3, तो अगर कोई भी बिंदु किसी समीकरण के आलेख पर स्थित होता है, मतलब उसका मान, उसका मतलब उसको उस समीकरण में रखने पर, उसके मान को उस समीकरण में रखने पर उस समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये बिंदु 3, इसी रेखा के समीकरण पर स्थित है, तो अगर यहाँ पे x बराबर 3 और y बराबर 4 रखेंगे ना, तो इसका दोनों पक्ष बराबर हो जाना चाहिए, तभी जाकर वो उस पर स्थित होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर से एक बार समझा रहे हैं, अगर कोई भी बिंदु किसी समीकरण के आलेख पर स्थित है तो समझ लो कि x के जगह पर पहला मान, y के जगह पर ये दूसरा वाला मान रखने पर वो समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाने चाहिए, तभी जाकर माना जाएगा कि वह उस समीकरण के आलेख पर स्थित है। यानी कि हम यहां भी क्या करेंगे, x बराबर 3 y बराबर 4 रखेंगे, लिखेंगे चूंकि बिंदु 3, समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है, के आलेख पर स्थित है, इसलिए हम क्या करेंगे, x = 3 y = 4 रखेंगे। तो लिखेंगे इसलिए x = 3 y = 4 रखने पर रखेंगे तो यहां पे हो जाएगा 3 गुणे y के जगह पे क्या लिखेंगे 4 बराबर a गुणे x के जगह पे क्या लिखेंगे 3 + 7। अब यहां पे हो गया बेटा 4 × 3 = 12 बराबर 3a + 7। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये 7 इधर आके घटेगा ना, तो हो जाएगा 12 - 7। तो 3a = कितना हो जाएगा, 12 में से 7 घटा 5, तो a = कितना हो जाएगा बेटा 5/3। और ये हमारा हो जाएगा प्यारा सा आंसर, a का मान। यानी हमने क्या कर लिया है, हमने a के मान को कैलकुलेट कर लिया है। फिर से देखिए, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, जो बिंदु आलेख पर स्थित है उसको हमने उस समीकरण में रख दिया x y के जगह पे, और जो भी उत्तर आएगा वो a का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा वैल्यू सही है कि नहीं है। कैसे चेक कर सकते हैं बेटा, इसको भी हम दिखाते हैं आपको। यहां पर देखिए, अब दोनों पक्ष बराबर अगर हो जाएगा, सारे मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाए, तो समझ जाइए कि हमारा उत्तर सही है। इसको चेक कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ पे 3 गुणे, रफ में चेक कर लीजिएगा, 3 गुणे y के जगह पे क्या रखोगे, y के जगह पे आप 4 रखोगे, बराबर a के जगह पे आ गया हमारा 5/3 गुणे x के जगह पे आप 3 रखने वाले हो, + 7। अब यहाँ पे 4 × 3 = 12 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 और 5 कितना हो गया 12। अब देख पा रहे हो दोनों पक्ष बराबर आ जा रहा है, मतलब कि हमने जो a का मान निकाला है वो पूरी तरीके से 100% परफेक्ट है।
ठीक बात बेटा, समझ में आ रहा है ना? हैंड्स अप करिए अगर समझ में आ रहा है सारे बच्चों को। ओके बेटा, चलिए नोट करिए इसको फटाफट। हाँ देखिए बेटा, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन इसके बाद आता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं आपको केवल समझा सकता हूं, मैं लिख नहीं सकता, बहुत बड़ा है। तो क्वेश्चन का क्या रहा है, देखिए कहता है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहला किलोमीटर जाने पर 8 रुपया और उसके बाद प्रति किलोमीटर जाने पर 5 रुपया किराया लगता है। तय की गई दूरी है x किलोमीटर और कुल किराया लगता है y रुपया। इसको समीकरण के रूप में लिखो, समझने का प्रयास करिए। कोई नगर का टैक्सी का किराया है, कैसे लगता है? पहला किलोमीटर, अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो, यहां से स्टार्ट किए, आप 1 किलोमीटर जाते हो तो आपको 8 रुपया देना पड़ता है। सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। नगर के टैक्सी का किराया है कि अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो आपको 8 रुपया देना पड़ता है, ठीक है? और उसके बाद दूसरे किलोमीटर से जितना भी दूर जाओगे, हर किलोमीटर के बाद 5-5 रुपया बढ़ता जाएगा। अगर आप 2 गए तो 5 रुपया और हो जाएगा, आप 3 गए तो 5 रुपया और हो जाएगा, आप 4 गए तो 5 रुपया और हो जाएगा। यानी सबसे पहला किलोमीटर का 8 रुपया लगता है और उसके बाद हर किलोमीटर जाने पर 5-5 रुपया बढ़ता जाता है। ये वहां के किराए का नियम है। हमारी बात समझ पा रहे हो? पहला वाला किलोमीटर जाने पर 8 रुपया खर्च करना पड़ता है, उसके बाद हर किलोमीटर जाने पर, हर प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5-5 रुपया आपका और लगने लगता है। समझ गए बेटा? तो कहता है अगर कुल x किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, कुल किलोमीटर की दूरी कितनी है? x किलोमीटर, और कुल y रुपया लगता हो, कुल किराया कितना? y रुपया, कुल दूरी कितनी? x किलोमीटर। तो कहता है बताओ हमको कि इसका एक समीकरण हमको बनाकर दे दो। क्या बनाकर देना है बेटा? समीकरण देना है। तो कोई दिक्कत नहीं, y रुपया कुल किराया है, ये कुल दूरी है। x क्या है बेटा? कुल दूरी, और y क्या है? कुल किराया। तो कुल किराया कैसे आता है भाई? कितनी दूरी चली गई है और प्रत्येक दूरी का कीमत कितना है, कितना किराया देना पड़ रहा है, तो गुणा करेंगे। तो हम वही काम करेंगे, कुल किराया कितना लगेगा, यानी हम लिखेंगे y बराबर कुल किराया कितना लगेगा। पहले किलोमीटर का तो 8 रुपया, यानी 1 गुणे 8। भाई पहले किलोमीटर का कितना रुपया? 8 रुपया, प्लस कुल दूरी कितनी है? x किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर का तो 8 रुपया लग गया, उसके बाद कितनी दूरी बची? तो 1 किलोमीटर का तो हमने लिख दिया ना, x में से 1 घटाना पड़ेगा, बाकी सबका 5 रुपया के हिसाब से। यानी अगर कुल दूरी x चली गई हो तो 1 किलोमीटर का तो 8 रुपया लग गया, और जो और दूरी बचती है बाकी, जैसे मान लीजिए 20 किलोमीटर चला गया हो तो 1 किलोमीटर का तो 8 रुपया लग जाएगा, ठीक। और बाकी का जो 19 किलोमीटर बचेगा वो 5-5 रुपया के हिसाब से खर्च होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया ना पहले किलोमीटर का 8 रुपया, बाकी सबका 5-5 रुपया। तो वही कह रहा है अगर कुल दूरी x किलोमीटर चली गई है तो पहले किलोमीटर का तो 8 रुपया हो गया, और कितनी दूरी बची? x माइनस 1। अब 1 को घटाया क्यों? क्योंकि 1 का तो हमने 8 रुपया लगा दिया है, तो x कुल दूरी था, 1 किलोमीटर घटा दिया, बाकी जो दूरी ये बचती है उसका कितना रुपया के हिसाब से? 5 रुपया के हिसाब से। समझ पा रहे होंगे? कुल दूरी चली गई है x किलोमीटर, 1 किलोमीटर का रुपया लगता है 8, बाकी जो दूरी बचती है कितना बचेगा? x में से 1 घटा दो, 1 किलोमीटर तो निकल गया, तो x माइनस 1 किलोमीटर जो बचता है उसका रुपया लगता है 5 के हिसाब से। अब ये समीकरण बन गया हमारा। क्या समीकरण हो जाएगा? y बराबर 8 प्लस इसका गुणा दोनों में कर दो तो हो जाएगा 5x माइनस 5। थोड़ा इधर उधर करो बेटा, तो हो जाएगा y बराबर 5x और प्लस 8 माइनस 5 तो प्लस 3 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण बनकर रेडी हो गया। y बराबर 5x प्लस 3।
+8 -5 घट गया, यहाँ पे बेटा बचा +3। ये समझ में आ गया समीकरण कैसे बन गया। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता, सवाल कहता है कि इसका आलेख भी बनाओ, इस समीकरण का आलेख बनाओ। तो कल के क्लास में हमने आपको आलेख बनाना सिखाया था। आलेख बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम x और y के विभिन्न मानों को ज्ञात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, तो पहले टेबल बनाना है ऐसे, और यहां पर हम लिख देंगे x और यहां पर लिख देंगे y, ऐसे टेबल बना लिया। अब यहां पर क्या करेंगे, y बराबर x एक रखें या x बराबर 1 रखें या 0 से शुरू कर सकते हैं। तो हम 0 से शुरू करते हैं, क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 5 गुणे x के जगह पे क्या लिख दिए 0 + 3, तो y बराबर कितना हो गया, 5 में 0 का गुणा हुआ 0 और यहाँ पे 3, y बराबर 3 हो गया। अब यहाँ पर मान को रख लो, x बराबर अगर 0 रख रहे हो तो y बराबर आपका 3 है। x बराबर अगर 0 रख रहे हो तो y बराबर कितना है बेटा, 3 है, ठीक है। अब उसके बाद x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर y बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 1 + 3, यानी कि y बराबर आपका 5 + 3 8 हो गया। यानी x को अगर हम 1 रखेंगे तो y आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो जब 2 रखेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 5 गुणे 2 धन 3, यानी y बराबर आपका हो गया 13। तो x बराबर अगर 2 रखोगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 13। अब हमको ये मिल गया ना बिंदु, 3 बिंदु मिल गए। अब इन्हीं 3 बिंदुओं की सहायता से हम चाहें तो आलेख बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पर कैसे बना रहे हैं, देख पा रहे हैं ना। यहाँ पर आपका हो गया +1 +2 +3 +4 +5। यहाँ पर लिखिए +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13। इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस में कोई भी मान नहीं है। माइनस में रहता तो लिखते, आपकी जब मर्जी आप लिख भी सकते हो। तो पहला वाला क्या है, x बराबर 0, यानी x पर कहीं नहीं चलना है, न इधर जाना न इधर जाना, x पर चलना ही नहीं है। y बराबर कितना है 3, तो y बराबर 3, यानी ये वाला बिंदु है, पहला वाला बिंदु है ये, ठीक है बेटा। इसको क्या लिख दोगे 0,3, क्यों, क्योंकि ना इधर गया ना उधर गया, क्योंकि x 0 है, y पर 3 था, y पर हमने 3 चल दिया, तो ये वाला बिंदु हमको मिला, ये वाला, यही है हमारा 0,3। दूसरा बिंदु क्या है 1,8, तो x पर 1 दूरी चलनी है, चलो मैंने चल दिया x पर 1 दूरी, और y पर 8 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मिलाओगे इन दोनों को लगभग यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1,8। अरे भाई x पर 1 चला, y पर 8 चला। दूसरा क्या है, दूसरा है 2,13। अब 2 और 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये रहा, ये आपका यहाँ पर आ गया 2 के सीधे और 13 के सीधे पर, तो ये आपका हो गया 2,13। अब इसको आप ऐसे स्केल रख के मिटा दीजिएगा, ये इसको इसका स्केल रख के मिला दीजिएगा, और इस तरीके से इसका आलेख प्राप्त हो जाएगा। किसका आलेख प्राप्त हो जाएगा, y बराबर 5x + 3 का आलेख ये बनकर आपका रेडी हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से हमने समीकरण को भी बना दिया, किस तरीके से आलेख को भी बना दिया। समीकरण बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया पहला किलोमीटर का 8 रुपया, दूसरा किलोमीटर का 5, तीसरा का भी 5। तो कहता अगर कुल रुपया y है और कुल दूरी x है, तो क्या करना पड़ेगा, y बराबर पहला किलोमीटर का 8, यानी 1 गुणे 8, और x कुल दूरी था उसमें से 1 घटाकर, यानी x - 1 गुणे 5, समीकरण बन जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है,
क्या कहता है क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन है, लिखना संभव नहीं है, मैं वैसे ही समझाने का प्रयास करता हूं। कहता एक अचर बल लगाने पर, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लीजिए। समीकरण बनाना है, उसका आलेख भी बनाना है। देखिए बेटा, कहता है एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दो यहां पर आपके भौतिक राशियां हैं, एक है कार्य और एक है दूरी, और बल लगेगा ही लगेगा। देखिए यहां पर पहले सूत्र पढ़ लीजिए, कार्य बराबर, ये भौतिक विज्ञान का सूत्र है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन का मतलब वही जो दूरी दिया है, और इसमें कहता है बल अचर है। अचर का मतलब क्या होता है, अचर का मतलब अक्षर नहीं है, वो अंक है। इसको आप अक्षर नहीं मान सकते हो, इसको आप अंक मानना पड़ेगा। आपको मानना नहीं पड़ेगा बल्कि दिया भी है, वो अचर क्या है, 5 है। आपकी बुक में दिया भी है कि बल का मान 5 है, लेकिन ये दोनों मानना पड़ेगा आपको, कार्य को मानना पड़ेगा, विस्थापन को मानना पड़ेगा, और इसी को मानकर आप एक समीकरण बनाइए और समीकरण बना के उसका आलेख भी बनाइए। तो क्या है बेटा, बहुत आसान है। माना किया गया कार्य बराबर y, माना किया गया कार्य बराबर क्या, y, और दूरी, तय की गई दूरी बराबर x। ऐसे मान लो, माना किया गया कार्य बराबर y और तय की गई दूरी बराबर x, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में हुआ विस्थापन, तो कार्य कितना माने हो y, और बल तो दिया है किताब में 5, और विस्थापन कितना है, दूरी कितनी है, x। ये समीकरण आपका बन के रेडी हो गया, y बराबर 5x, यही समीकरण है। समझ में आ गया ना, हमने कार्य को मान लिया y, विस्थापन को मान लिया x, और बल दिया है किताब में। तो इस तरीके से कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो y बराबर आपका हो जाएगा 5x, कोई दिक्कत। अब रही बात आलेख बनाने की, आलेख तो हम बनाएंगे। आलेख बनाने के लिए सबसे पहले हमको टेबल बनाना पड़ेगा, तो टेबल बना लेते हैं। x और y लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे 2-3 खाने बना देंगे। अब यहाँ पे हम लोग x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे x का मान 0, तो y बराबर आपका हो जाएगा 0। यानी अगर x हम 0 रखेंगे तो y भी 0 होगा। ठीक है। दूसरा, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा 5 गुणे 1, यानी y बराबर आपका हो जाएगा 5। तो x बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो y बराबर आपका हो जाता है 5। उसी तरीके से x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 2 यानी 10, यानी x बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 10। अब आप तो देख ही लिए होंगे कैसे क्या करना है, बेहद आसान है। अब आपको कुछ करना नहीं है बेटा, आपको ऐसे 2 अक्ष बनाने हैं। इस पे आप दूरी लिख दीजिए +1, +2, +3, +4, +5। इस पे लिख दीजिए +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10। ठीक बात बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है, x बराबर 0, y बराबर 0, तो ये मूल बिंदु हो जाएगा। ना इधर जाना है ना इधर जाना, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना। क्यों? क्योंकि सब 0 0 है, x 0 y 0, तो ना इधर जाना ना इधर जाना, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, 0 0। उसके बाद कहता है x बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर कितना 5, तो इन दोनों को जब मिलाओगे तो ये आएगा यहाँ पर x बराबर 1, y बराबर 5, दोनों का सीध मिलाओगे तो ये मिल जाएगा आपका 1, 5। ठीक है। और तीसरा क्या है, 2, 10, तो x पर 2
y पर 10, यहाँ पर आ गया आपका ये वाला बिंदु यहाँ मिल जाएगा 2, 10 और इनको स्केल रख के ऐसे मिला देना, कुछ नहीं करना, मूल बिंदु से जाना चाहिए भाई, ये मूल बिंदु से जाएगा, थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया है ऐसे, ठीक बात। तो इस तरीके से आपका ये आलेख भी बन गया, समीकरण भी बन गया, नोट कर लीजिए इसको। इसी में बेटा एक प्रश्न और है, जरा रुक जाइए, एक क्वेश्चन और उसमें छोटा सा है, कह रहा है कार्य का मान बताओ, कार्य का मान पूछ रहा है कि दूरी का मान पूछ रहा है, देख लो। कह रहा है यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, इसका आलेख खींचिए, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या है, क्या है। हाँ, दो ऑप्शन दिया है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पहला ऑप्शन दिया है 2 मात्रक और दूसरा दिया हुआ है 0 मात्रक, ठीक है। तो यहां पे स्पष्ट हो जाएगा आपका कि अगर दूरी आपका 2 मात्रक है तो कार्य का मान कितना होगा। यहां पर देखिए दूरी, अगर हमने दूरी क्या है x, तो दूरी अगर 2 मात्रक है तो कार्य का मान कितना हो जाएगा 10, और दूरी अगर 0 अंक रखेंगे तो कार्य भी आपका 0 होगा। तो हमने ग्राफ पर उस सबको दर्शा दिया है, आपको स्पष्ट है, 2 10 भी है, 0 0 भी है, तो ये ग्राफ पूरे तरीके से बनकर परफेक्ट है, नोट कर लीजिए, कुछ भी ज्यादा नहीं लिखना है। हाँ देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा, देखिए 2 बच्चियां थी, एक का नाम था यामिनी और दूसरे का नाम था फातिमा, ठीक है। इन्होंने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान दिया। 100 रुपए इन्होंने मिलकर दान दिया प्रधानमंत्री राहत कोष में, दोनों लोग मिलकर 100 रुपए का दान दी। कहता है इसके लिए एक रैखिक समीकरण बनाओ यदि उनका अंशदान क्रमशः x और y हो, अलग अलग, मान लीजिए यामिनी ने x रुपया दिया और फातिमा ने y रुपया दिया, तो उसके लिए एक रैखिक समीकरण बनाओ। तो ये तो बहुत ही आसान है बेटा, सीधे हम लिख देंगे x + y = 100। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया यामिनी ने x रुपया दिया, मान लिया फातिमा ने y रुपया दिया, तो दोनों ने मिलकर कुल कितना रुपया दिया, 100 रुपया, तो x + y = क्या हो गया, 100 हो गया, सीधी सी बात, समीकरण मिल गया। कहता अब इसका आलेख भी बनाओ, तो बहुत ही आसान है, आलेख बिल्कुल बना देंगे। यहां हो जाएगा x = 100 - y, x = कितना हो जाएगा बेटा, 100 - y। अब x के विभिन्न मान, यहां पर हम क्या बना लें, टेबल बना लें। सबसे पहला काम टेबल बनाना। अब यहां पे लिखेंगे y = 0 रखने पर, y = 0 रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा, 100 - 0, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 100, यानी अगर y बराबर आप 0 रखते हो तो x आपका हो जाएगा 100 रुपए, ठीक है। y बराबर अगर 0 रखते हो तो x कितना होगा, 100 रुपए होगा। दूसरा y बराबर, अब 0 के बाद डायरेक्ट हम 50 रखेंगे, y बराबर 50 रखने पर, क्यों? क्योंकि 1 2 रखने का मतलब हमको बहुत गहरा ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर 1 से गिनती स्टार्ट करनी पड़ेगी। वैसे 50 के अंतर पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 100 तक x को लिखना पड़ेगा, 100 तक गिनती बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा, तो इसीलिए हम ऐसा अंतर करके बना रहे हैं कि हम जो खाना बनाएंगे वो 50 का बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम y बराबर 50 रख रहे हैं, डायरेक्ट y बराबर 50 रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा, 100 - 50, तो x बराबर आपका हो जाएगा 50, यानी अगर y को हम 50 रखें तो x भी 50 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, y बराबर हम 100 रखते हैं, y बराबर 100 रखने पर, y बराबर जब हम 100 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 - 100, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 0। तो अगर y को हम 100 करते हैं तो x आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक ग्राफ बना लो, ये लो ग्राफ,
अब आपको पता चलेगा कि हमने 1 2 क्यों नहीं रखा, y बराबर डायरेक्ट 50 क्यों रखा। देखिए यहाँ पर हम अब खाना अगर हम y बराबर 2 रखते ना बेटा या 1 रखते ना तो x 99 आता। अगर y बराबर अगर हम 1 रखते तो x का मान कितना आता, 99 आता। और 99 फिर हमको एक एक खाना बनाना पड़ता, 1 2 3 4 5 99 तक लिखना पड़ता। हमारा व्हाइट बोर्ड में आता ही नहीं है ग्राफ, 99 तक गिनती लिखना पड़ता। और वैसे हम 50-50 के अंतर पर लिखे हैं, माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे 50, यहाँ पर लिखेंगे 100, यहाँ पर लिखेंगे 150, बस डायरेक्ट हो जाएगा। इधर भी लिख लो 50, यहाँ पर लिख लो 100, यहाँ पर लिख लो 150, बस काफी है। अब पहला क्या है, x बराबर 100, यानी x बराबर 100 दूरी चलनी है। यहां पर देखो, यहां पर आ गया x बराबर 100, ठीक है। तब y बराबर 0 होता है, यानी y पर कुछ नहीं चलना है, न ऊपर न नीचे, y पर चलना ही नहीं है। तो ये आपका एक बिंदु मिल गया और इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, 100, 0। चलो एक बिंदु तो मिल गया। उसके बाद दूसरा है y, x भी 50 है, y भी 50 है। तो यहां देखो दूसरा बिंदु कहां आएगा, दूसरा बिंदु देखो यहां पर मिल जाएगा, यानी कि x 50 रुपया है तो 50, y कितना है 50, तो इन दोनों को मिलाओगे तो एक बिंदु आपको यहां मिल जाएगा। लो भाई, एक बिंदु आपको यहां थोड़ा सा और दूर ही मिलेगा, हम थोड़ा यहां पर बनाना है, ये यहां पर मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा 50, 50 हो जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा x 0 है, x पे कुछ नहीं चलना है, मतलब ना इधर जाना है ना इधर जाना है, ठीक है बेटा। कितना चलना है, y पर 100 चलना है, तो 1 50 और 50 यहां पर चल लेंगे, ये आपका हो जाएगा 0, 100। और इन तीनों को ऐसे स्केल की सहायता से मिला देंगे तो एक ग्राफ मिल जाएगा बेटा आपको बढ़िया सा। और यही ग्राफ आपका हो जाएगा कि क्या समीकरण था, x + y = 100। ये ग्राफ जो प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा x + y = 100 का। तो दोनों ने मिलकर कितना रुपया दान दिया था, 100 रुपया। हमने लिख दिया x + y = 100। समीकरण को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, x = 100 - y कर दिया। अब इसमें x के विभिन्न मान रखकर y के विभिन्न मान निकाल लिया हमने। उसके बाद उसी की सहायता से हमने ग्राफ को ड्रा कर दिया। नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी मैं समझा देता हूं आपको। देखिए कहता है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जो तापमान को नापा जाता है वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जो टेम्परेचर को नापा जाता है वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। और इंडिया में ये डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। कहता है जैसे यहां फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। F = ये तो भौतिक विज्ञान में आप पढ़ेंगे, F = 9/5C + 32। ये होता है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना। उसके लिए ये सूत्र होता है, ये सूत्र भौतिक विज्ञान में आपको मिलेगा। क्या सूत्र है, F = 9/5 सेल्सियस + 32। इसी में अगर मान लीजिए सेल्सियस में मान दिया, उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो यहाँ पर C के जगह पे रख दोगे। और अगर फ़ारेनहाइट में मान दिया है, सेल्सियस में बदलना हो तो फ़ारेनहाइट के जगह पर मान रख दोगे तो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कहता क्या है, कहता है सेल्सियस को x अक्ष मानकर, सेल्सियस को x अक्ष मानकर और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। इसी समीकरण का आलेख खींचना है। सेल्सियस को आप कह रहा है कि आप x मान लो और x अक्ष ना सेल्सियस को, हाँ सेल्सियस को x अक्ष मानना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम C के विभिन्न मान रखकर F के विभिन्न मान निकालेंगे। ऐसे देखिए, हमें यहां पर हम टेबल बनाते हैं, यहां पर टेबल बनाते हैं और यहां पर जी पहले हम x y मानते थे, इस बार हम C और F यहां लिखेंगे,
ठीक है, पिछली बार हम क्या करते थे, इसमें x और y को लिखते थे, लेकिन इस बार हम x और y को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे c और f, यानी सेल्सियस को x अक्ष मानना है तो x अक्ष की जगह पे हम c लिखेंगे, और फारेनहाइट को y अक्ष मानना है तो y के जगह पे हम f लिखेंगे। समझ में आ गई बात। अब आइए विभिन्न मान निकालते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे c बराबर 5, 5 से शुरू करेंगे क्योंकि लंबा गणित आएगा बेटा, ऐसा लिखेंगे कि कट जाए, नहीं तो दशमलव में आने लगेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 1 लिखें तो ये 10 कटेगा नहीं, फिर दशमलव में आने लगेगा, फिर ग्राफ बड़ा टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए हम 5 के गुणक के रूप में मानेंगे, जो 5 से फटाफट कट जाए और हमारा उत्तर प्लस में आए, और प्लस दशमलव में आए, दशमलव में ना आकर पूर्णांक संख्या में आए। तो इसलिए हमने क्या माना है, c बराबर 5 रखने पर f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर 9/5 गुणे 5 प्लस 32, यानी f बराबर आपका हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा तो 32 और 9 41 हो जाएगा। तो f बराबर 5 रखने पर, सॉरी c बराबर 5 रखने पर f का मान कितना आएगा, 41 आएगा। कितना आएगा बेटा, 32 और 9 जुड़ जाएगा 41 आएगा ना। फिर c बराबर 10 रखने पर, c बराबर 10 रखने पर, तो जब c बराबर बेटा हम 10 रखेंगे तो f बराबर कितना आएगा, 9/5 गुणे 10 प्लस 32, यहां हो जाएगा f इज इक्वल टू 5 दूना 10, 9 2 11, 32 में 11 जुड़ेगा, 32 10 42 एक 43 आ जाएगा, यानी f इज इक्वल टू कितना आ गया, 43। c बराबर 15 रखने पर, c बराबर 15 रखने पर f इज इक्वल टू कितना आएगा, 9/5 गुणे 15 प्लस 32, 5 से 5 तिया 15, f इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 9 3 27, और 27 में यहाँ पे देखो बेटा 9 दूना 18 ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, 9 दूना 18, 18 में 32 जोड़ोगे ना, 32 10 42 और 8 50 होगा, यहाँ पे थोड़ा गलती हमने लिख दिया था। तो फिर से देखिए 9 दूना 18, 18 में 32 जोड़ोगे, 32 10 42 और 8 कितना हो जाएगा, 50, यानी f इज इक्वल टू 50 होगा। और अगर हम c बराबर 15 रखे हैं तो 5 तिया 15 हो गया, 9 3 27, 27 और 32, तो 27 में 32 जोड़ोगे बेटा 7 2 9 3 2 5 59 हो जाएगा। यानी यहां पर आप मान रखते जाएंगे, अभी हम रख दे रहे हैं। c बराबर 20 रखने पर, चलिए c बराबर 20 रखने पर क्या हो रहा है, f इज इक्वल टू 9/5 गुणे 20 प्लस 32, यहाँ 5 चौक के 20, 9 चौक के 36, 36 और 32, 6 2 8 3 3 6, यानी f इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 68। 36 और 32 कितना हो जाएगा बेटा, 68। अब यहाँ पे इन मानों को लिख दीजिए। क्या मान रखा आपने, c बराबर अगर आपने 5 रखा तो आपका f बराबर आ गया 41, ठीक बात, ठीक है। c बराबर जब आप 10 रखते हो तो f इज इक्वल टू 9 दूना 18 और 32 50 आ जाता है। c बराबर जब आप 15 रखते हो तो f इज इक्वल टू आपका 59 आ जाता है, और c इज इक्वल टू जब आप 20 रखते हो ना तो f इज इक्वल टू आपका 68 आ जाता है। अब एक प्यारा सा होमवर्क मैं आपको देता हूं, क्योंकि ये काम थोड़ा सा मुश्किल है यहां पर बनाना। मुश्किल क्यों है, मुश्किल इसलिए है बेटा कि आपको मैं यहां पे बना नहीं सकता। कैसे, अब हमारे पास इतना जगह भी नहीं है और समय भी नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 लिखना पड़ेगा। कहां तक लिखना पड़ेगा, यहाँ पर तो 20 तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे c आपको इसको इधर c मानना है, ठीक है, इसको f मानना है। तो यहाँ पर c कहां तक पहुंचा है, 20 तक, तो 20 तक यहाँ लिख लो गिनती 1 से लेकर 20 तक, और उसके बाद f 68 तक लिखना पड़ेगा, 68 तक। तो हम 68 तक कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 68 तक नहीं लिख पाएंगे ना। तो आप लोग यहाँ पर c 20 तक लिख लीजिएगा या 68 तक लिख लीजिएगा, उसके बाद मिला लीजिएगा। बिंदु तो ढूंढने मैंने आपको बताया ही है, c पर 5 1 2 3 4 5 और f पर तब 41, उसको बराबर करके एक बिंदु मिल जाएगा। c पर 10 चलना, f पर 50 चलना, फिर एक बिंदु मिल जाएगा। c पर 15 चलना, f पर 59 चलना, फिर एक बिंदु मिल जाएगा। c पर 20 चलना और f पर 68 चलना, फिर एक बिंदु मिल जाएगा।
और इस तरीके जितने भी बिंदु मिल जाएंगे सबको स्केल से मिला देना, वही ग्राफ आपका ग्राफ हो जाएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बताया है, ये क्वेश्चन केवल नहीं बताएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा है, 68 तक गिनती लिखना हमारे बस की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करें, अभी और क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसको भी मैं फटाफट लगा देता हूं, यहाँ पे समय हो चुका है। क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन, ये तो ग्राफ बनने के बाद पहला क्वेश्चन होगा। यहां पे मैं लगाता हूं, एक दो क्वेश्चन मैं लगाता हूं, एक दो बचेगा वो आप लगा लीजिएगा। कहता है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो, तापमान दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक, तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा? तो सूत्र हमारे सामने है, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये सूत्र दिया हुआ ना, फारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसी सूत्र में हम लोग मान रखेंगे और फटाफट मान निकाल लेंगे फारेनहाइट का। F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई सी कितना है 30, तो 30 रख देंगे प्लस 32, यहाँ पे 5 छक्का 30, F इज इक्वल टू 9 छक्का 54 और प्लस 32, 4 2 6 5 3 8, यानी 46 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। यानी अगर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, कितना होगा? 86 डिग्री होगा। चलिए, तो 86 डिग्री हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है यदि तापमान 95 डिग्री फारेनहाइट हो, दो मैं लगा दे रहा हूं, दो आप लोग लगा लीजिएगा। तापमान कितना दिया है 95 डिग्री फारेनहाइट, 95 डिग्री फारेनहाइट, तो कहता है कि सेल्सियस में तापमान कितना होगा, तो इसी सूत्र में रखिए, फारेनहाइट की जगह पे क्या लिखोगे 95 बराबर 9/5, सेल्सियस तो पता नहीं है, ऐसे सेल्सियस का सेल्सियस ही, प्लस 32, कितना हो जाएगा 9c/5 बराबर 95 माइनस 32, 95 माइनस 32। ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं लगा रहा हूं, समय हो चुका है ना। तो 9c/5 बराबर 95 में से 32 घटाओ, 5 में से 2 घटा 3 और 9 में से 3 गया 6, यहां पर लगा दूं, जगह नहीं मिल रहा है। तो 9c/5 बराबर आपको 63 हो गया, 95 में से 32 घटाए, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 63 हो गया बेटा, बटा 1 कर दो, गुणा कर दो, तो 9c बराबर आपका हो जाएगा 63 गुणे 5, c बराबर 63 गुणे 5/9, 9 सत्ते 63, 7 बचे 35, यानी कि अगर तापमान 95 डिग्री फारेनहाइट है, उसको अगर डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा बेटा 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरीके से दो एक क्वेश्चन और छोटे छोटे ऐसे ही दिए हैं, आप उसको भी इसी तरीके, अगर सी दिया होगा तो एफ निकाल दीजिएगा, एफ दिया होगा तो सी निकाल दीजिएगा। इस सबको नोट कर लीजिए बेटा। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसके बाद एक एक्सरसाइज और है, उसको कल के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं कल एक्सरसाइज नंबर 4.4 के साथ। आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, जो भी आपके एक्सरसाइज है उसको आप स्वयं सॉल्व करिए। एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में अवेलेबल है। तो कल मिलते हैं बेटा एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे टू यू।